हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं हमारे पेपर में कि जो कि हर बार रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग पेपर्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इस टॉप 30 एमसीक्यू में मैं उन्हीं सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चाहे आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो 30 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप खुद से चेक करिए कि आपको ये 30 में से कितना आंसर आप कर सकते थे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी को छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। जल विभाजक, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये कि त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बताइए कि त्रिवेणी नहर पर जो निर्माण किया गया वो किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा गंडक नदी। और गंडक नदी का एक अन्य नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग नारायणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो कि 1909 से 1910 में प्रारंभ किया गया था, यह गंडक नदी से निकलती है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में किया गया। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र जो कि लंबावित होते हैं। राइट। अगला प्रश्न आता है कि उत्पादकता के कमी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्रों का सही अनुक्रम है? तो कमी के क्रम में हमें बताना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है उसको ऊपर रखेंगे और सबसे जो कम होता है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन सी, यानी मैनग्रोव, उसके बाद घास के मैदान, फिर झील और उसके बाद महासागर। तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादन यानी इकाई क्षेत्र उत्पादकों की संख्या और विविधता पर निर्भर करता है। यहाँ पे कह रहा है कि मैंग्रोव जो है वो विश्व में उच्च उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जबकि महासागर सबसे कम उत्पादकता होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, किस बेसिन से संबंधित है? चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा चंबल नहर सिंचाई परियोजना, इसका संबंध होगा यमुना बेसिन से। ऑप्शन सी, यमुना बेसिन से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित, इसके अंतर्गत चंबल पर 3 बांध बनाए गए, जिसमें आता है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में और जवाहर सागर बांध ये अब आपका राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के आप रोजाना वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो डिडवाना झील के बारे में आपको तो पता ही है कि डिडवाना क्या है, एक प्रकार का झील है। तो ये लवण वाली झील है। ठीक है, लवण वाली झील है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। झेलम नदी बुल्लर झील से होकर के जाती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। बुल्लर झील भारत के मीठे पानी की झील है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है लेकिन कोलेरू झील से इसका कोई संपर्क नहीं होता, तो ये पॉइंट आपका गलत है। थर्ड पॉइंट आता है कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, ये सही है। बिहार में जो कांवर ताल झील है ये गंडक नदी के विसर्पण से निर्मित हुआ, तो ये तो सही है। हम यहाँ पे कहेंगे कि केवल 2 कथन सही है, फर्स्ट और थर्ड, यानी 2 कथन सही होगा। पूछा जा रहा था कितने कथन सही है, 2 कथन सही है। एक प्रश्न ये याद रखिएगा, जैसे कांवरताल झील जो है इसे बिहार का पहला कह सकते हैं रामसर स्थल घोषित किया गया, आर्द्रभूमि के रूप में जो रामसर स्थल है इसमें घोषित किया गया। तो ये भारत का 39वां रामसर स्थल था। ठीक है, भारत का
39वां रामसर स्थल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो नहर है वो दामोदर नदी से निकला हुआ है। एडर नहर दामोदर नदी से निकला हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य कौन सा। तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। पंजाब बिल्कुल सही है। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो इसका संबंध होगा कृष्णा एवं गोदावरी। कृष्णा एवं गोदावरी, ऑप्शन बी। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऊपर में हमने आपको बताया था कि चंबल जो है उस पर 3 परियोजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था जो कि यमुना बेसिन में निर्मित है। तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहर सागर चंबल, ऑप्शन बी चंबल। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। मंडल जो बांध है वो बनाया जा रहा है आपका उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी होगा उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए, बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये तो सही है। तिलैया बांध की बात करें तो ये कोनार नहीं, तिलैया बांध बराकर नदी पर, झारखंड में बराकर नदी पर होता है। तो ये पॉइंट गलत था, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी सागर बांध चंबल नदी, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्ण नदी पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भले ही मैंने एक प्रश्न लिया है, लेकिन इस यहाँ पे जो आप 4 मिलान दिया गया, इन चारों से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और खास करके नागार्जुन सागर बांध तो कितना बार पूछा गया, सरदार सरोवर बांध कई बार पूछा गया। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया। कौन सा बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया। यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते थे। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक जो परियोजना है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बिहार और यूपी। बिहार और यूपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट की करेवा मृत्तिका जो कि ज़ैफ़रॉन यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती हैं। जो करेवा मृत्तिका है, करेवा जो मिट्टी है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कश्मीर हिमालय की मिट्टी है। कश्मीर हिमालय की मिट्टी है, ऑप्शन ए। इससे जुड़ा एक प्रश्न और होता है जो कि हम आगे देखेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। किन राज्यों को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो देखिए कानन देवर, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सभी के सभी जो कि चाय पहाड़ी हैं, चाय पहाड़ी के बागान हैं। लेकिन गिरनार जो है ये एक धार्मिक स्थल के रूप में आता है गुजरात में। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। कानन देवर जो है ये आपका केरल में पड़ता है, केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित राज्यों में से इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देश नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है राज्य के बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के नाम लिखे गए। तो आपको ये बताना है कि कौन यहाँ पे कर्नाटक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। पुलनेज जो है वो कर्नाटक के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी पुलनेज, ठीक है। पुलनेज कर्नाटक के अंतर्गत नहीं आकर के ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि करेवा मृत्तिकाएँ जो होती है वो कश्मीर हिमालय में जो कि ज़ैफ़रॉन यानी कि केसर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे करेवा जो मिट्टी होता है वो किसके लिए होता है, ये अब आपको बताना है कमेंट करके, जल्दी से बताइए। तो सॉरी मैं आपको बता ही देता हूँ।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि केसर के उत्पादन के लिए, ठीक है, केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी को काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। जैसे रेगुर मिट्टी होता है, काली कपासी मिट्टी के नाम से उसको जानते भी हैं कपास के लिए, उसी तरह से यहाँ पे जो करेवा मिट्टी है वो कश्मीर हिमालय में जैफर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा था? तो 1948 में स्टार्ट किया गया था इसको, और ये है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि माता टीला हाइड्रल प्रोजेक्ट किस नदी पर है। माता टीला हाइड्रल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, तो आपको यहाँ पे देखना है कौन गलत है, कौन गलत तरीके से मिलान किया गया। तो निजाम सागर बांध, मंजीरा नदी, ये सही है। सोमासीला बांध, ये पेनार नदी पर, ये भी सही है। नथपा झाकरी जो परियोजना है ये बहुत बार पूछा जाता है, सतलज नदी पर, ये भी सही है। तो ऑब्वियसली कि ऑप्शन डी गलत होगा। लिंगन मक्की जो बांध है ये कावेरी नदी पर नहीं, ये शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, डी जो कि मिलान सही नहीं था। अगला प्रश्न ये है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो ये पड़ता है नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से कमेंट कर लो, मैं इसका राइट आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी हमने ऊपर में डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बांध दिया गया जो कि सिंचाई के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम बी को देखें, शिव समुद्रम जो जलप्रपात आता है इसके द्वारा सिंचाई नहीं होता, ये विद्युत के उत्पादन के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, और इसे हम लोग गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जो जलप्रपात है। नेक्स्ट आता है कि गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर जो है ये एक प्रकार का नहर के रूप में हम जो जानते हैं, तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये पड़ता है, तो ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो देखिए कौन सी रेखा जो है विषुवत रेखा के समानांतर, तो विषुवत रेखा सबसे पहले होता क्या, अगर हम ग्लोब की बात करें तो जनरली हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के जो है इसे हम लोग देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हम सीधी रेखा जब खींचते हैं हॉरिजेंटल लाइन, तो ये हमारा विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री ये हो गया, और 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है। तो क्या कह रहा है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो विषुवत रेखा तो ये हुआ, और ये विषुवत रेखा के समानांतर यही सब खींचा जिसे हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जो जूट है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, बंगाल की डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन सी को टिक करना है। अगला प्रश्न आता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण यहाँ पे आप गेस करेंगे, तो अगर आपने डी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा सीनोज़ोइक युग में। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाह्य हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। शिवालिक के गिरिपाद यानी शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर होता है, तथा इसका निर्माण सेनोजोइक समय में हुआ था, सेनोजोइक समय में हुआ था। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्यूज का क्वेश्चन, कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और आपको काली मिट्टी के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।